तो दोस्तों, एंग्जाइटी ये चिंता एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को है। लगभग 22% लोग कभी ना कभी चिंता की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और इसके कुछ टाइप्स होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चिंता की इस समस्या से ग्रसित हैं। अक्सर उनको परिवारजन ये बोलते रहते हैं तुम बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत सोचते हो, ओवर थिंकर हो, बात बात में दुखी हो जाते हो। बट हो सकता है कि उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जो कि पूरी तरह से ट्रीटेबल है, पूरी तरह से बेहतर हो सकते हैं आप। ज़रूरत है इसे समझने की। साथ ही साथ में ये समझिए कि यदि चिंता की बीमारी को आप इग्नोर करते हैं तो आपके बहुत सारे जीवन के डिसीजंस, चाहे वो करियर के हों, आपकी रिलेशनशिप्स के हों, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। पढ़ाई हो, आपकी कोई परफॉर्मेंस हो, इंटरव्यूज़ हो, साथ ही साथ में आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी दुख भरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। काफ़ी क्रिपलिंग होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो कि सबसे कॉमन है। पैनिक अटैक्स सुने होंगे आपने। सोशल एंग्जाइटी जैसे कि कहीं लेक्चर लेने के में एंग्जाइटी महसूस करना या किसी पार्टी में जाने में एंग्जाइटी में महसूस करना। कुछ फोबियाज और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। आज मैं मेनली जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स पर थोड़ी सी बात करूंगा। इनके सिम्टम्स आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, हम सबको चिंता होती है कभी ना कभी और चिंता एक अच्छी चीज़ है। यदि चिंता नहीं होगी हिरण को शेर को देखकर, तो शेर उसको आराम से खा जाएगा। चिंता हमें प्रिपेयर करती है किसी खराब आउटकम, खराब परिस्थिति के लिए। थोड़ा एग्ज़ाम में चिंता होना फेल होने की ज़रूरी है, इससे आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल लो एंग्जाइटी जिन लोगों में होती है, बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होते, वो अच्छे परफॉर्मर नहीं होते। जब विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर का आप इंटरव्यू सुने तो उन लोगों को इतने मैच खेलने के बाद भी वो जो एक फीलिंग होती है, एक डर होता है परफॉर्मेंस का, वो हल्का होता है, जिससे कि वो ज़्यादा फोकस हो पाते हैं। तो इस तरह से आपको चिंता से नहीं दूर रहना है। चिंता ज़रूरी है, लेकिन चिंता का डिसऑर्डर होना गलत है। और वो क्या होता है, जबकि 6 वीक से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में आपको चिंता के लक्षण हो। एक दूसरा, डिस्प्रपोर्शनेट एंग्जाइटी हो, मतलब कि जो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है भविष्य में जो आपको लग रहा है। चिंता हमेशा भविष्य की संभावनाओं की होती है कि कल क्या होगा। तो परिस्थिति उतनी खराब नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत खराब है और आप डर से, चिंता से मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी सीवियरिटी और ड्यूरेशन 6 वीक से ज़्यादा हो, साथ में आपके चिंता के लक्षण हो। चिंता के फिजिकल लक्षण क्या क्या होते हैं? धड़कन का बढ़ा हुआ महसूस होना, हाथों का ठंडा होना या यहाँ से पसीना आना, ट्रेमर्स होना कभी कभी, पैनिक अटैक्स में सांस तेज हो जाती है, इस तरह से होना, नींद का अचानक से खुल जाना या नींद ही नहीं आना, चिंता को महसूस करना, आपको लगे कि आप चिंतित हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं एक लिंक दे रहा हूं जिसमें मैंने एक एंग्जाइटी स्कोर बनाया हुआ है। उस एंग्जाइटी स्कोर को देखकर आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं, अपने किसी मित्र या अपने फैमिली मेंबर का डायग्नोसिस बना सकते हैं। चिंता का इलाज बेहद सस्ता होता है। इसमें ना तो कोई जांच की ज़रूरत है, ना सीटी, ना एमआरआई, ना ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ डॉक्टर को आपके लक्षण पूछने होते हैं, स्कोर देखना होता है और वो समझ जाते हैं कि आपको चिंता की प्रॉब्लम है या नहीं। साथ ही साथ में बहुत सारे केसेस में डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। तो चिंता का हम इलाज समझते हैं। सबसे पहले चिंता का इलाज, सबसे अच्छा इलाज कौन करेगा? आप खुद। आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है और इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो चिंता से ग्रसित होने की संभावना भी कम होगी। चिंता की बीमारी से कोई परिस्थिति आ जाए, आज आप चिंतित नहीं हैं, चिंता का डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन आगे भी आपको नहीं होगा। और ये जो प्रिंसिपल हैं वो साइकेट्री इलनेसेस जितनी भी हैं, मानसिक बीमारियाँ, न्यूरोटिक या साइकोटिक, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो इनको आपकी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ठीक है, सबसे पहला कि प्रॉब्लम से भागिए मत। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जिस चीज़ से चिंता हो रही है, उससे टोटली अवॉइड करने की जगह उसका सामना कीजिए। जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं तो बहुत बार डर खत्म हो जाता है। आपको बचपन में डर लगा होगा किसी परछाई से, दीवार में अकेले बैठे हुए हैं, और जब आपको लग रहा है वो भूत है, और आप जब आपको पास जाकर देखते हैं उसको, तो वो भूत वगैरह नहीं होता, वो पता चला किसी शर्ट की परछाई पड़ रही थी, है ना। आपको स्विमिंग पूल को या नदी को देखकर डर लगता है जब तक आप उसमें उतरे हुए नहीं रहते हैं। जब आप उतर जाते हैं, धीरे धीरे गहरे में जाने लगते हैं, एक दिन तैरने लगते हैं। एक खराब एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये इफेक्टिव है इस बात को समझने में कि हम सबको जेल जाने से डर लगता है। ठीक है, लेकिन आपने उन लोगों को देखा जो लोग जेल हो आते हैं एक बार,
उसके बाद उनका जेल से डर कम हो जाता है। इसीलिए जो दोबारा भी वो उस टाइप की हरकतें ज़्यादा करते हैं लोग। तो कुल मिला के अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, यदि हम उसका सामना कर चुके होते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद डर को कम कर देता है। तो प्रॉब्लम्स का आपको स्टेज से फियर है, ज़रूर स्टेज पर जाइए। इंटरव्यू से फियर है, इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है। आप तो इससे आपका ब्रेन एक्स्टम्ड होता है, तो उससे भागिए मत। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन नेग्लेक्टेड एरिया है, जो कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ सिक्स पैक बनाने या अच्छे दिखने के लिए है, वह है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके माइंड को भी स्वस्थ रखता है। बहुत सारे हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल्स सीक्रेट होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपको हिम्मत बढ़ती है, एंग्जाइटी दूर होती है। और एंग्जाइटी में यूजली क्या होता है, जब एंग्जाइटी का अटैक आपको आता है, आपका मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, लेकिन तब मेरा ये वीडियो ध्यान रखकर खुद को पुश कीजिए और विग्रस एक्सरसाइज कीजिए। मुक्के बरसाइए, कहीं डिप्स मारिए, कुछ भी कीजिए, दौड़ आइए, तेज साइकिल चलाइए, विग्रस एक्सरसाइज कीजिए। उससे आपको हार्मोन्स जो होंगे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंडोर्फिन्स, ये सब सीक्रेट होते हैं और वो आपको हिम्मत देंगे, एंग्जाइटी को दूर भगाएंगे, दिमाग बेहतर ढंग से सोचेगा और रात को नींद अच्छी आएगी। तो तीसरा नंबर पर आता है, कभी भी अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। यदि आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आपको लगता है कि आपको लक्षण है, तो स्लीप जो होती है हमारे ब्रेन को रिपेयर करने का काम करती है ऑटो मोड में। जैसे कंप्यूटर्स कई बार रिपेयर का ऑप्शन पूछते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स को सबको अपडेट करने का, तो वो अपडेट करने का काम करती है स्लीप। तो स्लीप अच्छी लीजिए। स्लीप के पहले चाय कॉफ़ी मत पीजिए, हो सके तो शाम 6 के बाद अवॉइड कीजिए यदि आपको स्लीप की दिक्कत है तो। साथ ही साथ में आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, कोई प्रेरक या जो भी आपको पसंद हो। एक अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हैं, थोड़ी देर बिस्तर पर क्वाइट हो जाइए, ठीक है। फोर्थ, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत नहीं, लेकिन दिन में 5-10 मिनट करना बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन का लिंक और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के स्कोर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। या ब्रेन प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब चैनल पर मेरे, उस ब्रेन प्लेलिस्ट में भी आप साइकेट्री से संबंधित वीडियोज़ को देख सकते हैं और ह्यूमन ब्रेन से संबंधित वीडियोज़ को, ठीक है। तो स्लीप हो गया। इसके बाद आता है कि आपको काम करना है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जब भी होता है तो हमें काम करने का मन नहीं करता, हम अलग होते जाते हैं लोगों से, जिससे कि कोई हमें पिंच ना करे। लेकिन आपको काम ज़रूर करना है। यदि आप काम नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे, तो एंग्जाइटी के लक्षण और भी ज़्यादा आपको ग्रैब कर लेंगे, और भी ज़्यादा आपको पीड़ित करेंगे। तो काम से नहीं भागना है। इसके बाद आता है ऐसी परिस्थिति जिससे एंग्जाइटी होती है, उसको अवॉइड करने की, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी वाली चीज़ों को, जैसे कि स्टेज फियर या इंटरव्यू, लेकिन आपको लगता है आपकी कोई ऐसी हरकत जैसे कि मोबाइल को रखना अपने पास, या कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लियर कट आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी आपको क्रिएट करती, उससे कुछ दिन के लिए अलग होने की कोशिश कीजिए। कई बार काम करना ज़रूरी, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लोगों से एंग्जाइटी होती है, जैसे कि बहू हैं तो सास को होगी सास को के साथ रहने में उनको एंग्जाइटी महसूस होती है कि वो बुरा न मान जाएं, या अथॉरिटीज़ जैसे बॉसेस होते हैं, बॉसेस से एंग्जाइटी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने काम को अपडेटेड रखें और अपने आप को, मन को समझाएं कि हर इंसान आफ्टर ऑल इंसान है, मेरे से ऊपर है, बॉस है पोस्ट में मात्र, वो इंसान है। इस तरह से खुद को समझाएं और खुद को दबंग के साथ, रिस्पेक्टफुल बट दबंग भी कोशिश करके सामने रखिए। तो धीरे धीरे आपको उसकी भी एंग्जाइटी कम होती चले जाएगी। इसके बाद आता है वो एरिया जिससे आप लोग डरते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं उसे, और वो है दवाओं का उपयोग। सबको दवाओं की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये सारी चीज़ें करके जो मैंने बताए अभी उपाय, जैसे कि नींद अच्छी लेना, एक्सरसाइज करना, प्रॉब्लम्स से नहीं भागना, प्रॉब्लम्स का सामना करना, लेकिन साथ ही साथ में उन परिस्थितियों को जिनको अवॉइड किया जा सके, एंग्जाइटी जो करती हैं आपको, उनको जो अवॉइडेबल हो उनको बस अवॉइड करना, और जो अनअवॉइडेबल हो उनका सामना करना। तो ये इन सब के बाद जो आता है वह आता है एक और चीज़, खुद को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप जानेंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम को, नहीं होगा। तो लास्ट में जो आता है वह दवाओं का उपयोग। दवाओं का उपयोग या साइकेट्रिस्ट की हेल्प या फिजिशियन की हेल्प आपको ज़रूरी हो सकती है। यदि ये सारे उपाय
आपको आपकी एंग्जाइटी को कम नहीं कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप पर, करियर पर, पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा हो और 6 हफ्ते से ज़्यादा लक्षण हो, या आपको फिजिकल लक्षण बहुत ज़्यादा हो, जैसे सांस तेज हो जाना, धड़कनें तेज हो जाना, पसीना आना, ट्रैमर्स होना, इस तरह के लक्षण हो, नींद ना आना, इस तरह के लक्षण हो रहे हों, तो फिर आपको दवाओं की ज़रूरत हो सकती है। लोग दारू पी लेते हैं एंग्जाइटी होने पर, लेकिन दवाओं से डरते हैं, बड़ा अजीब है। शराब कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है। सिगरेट किसी भी तरह का व्यसन ना सिर्फ आदत डालता है, बल्कि शारीरिक रूप से नुकसानदायक भी है। और जिन लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, उनको एडिक्शन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो साइकेट्री की जो मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी सेफ होती हैं आजकल, बहुत सारी रिसर्च के बाद बनती हैं। तो यदि आपको ज़रूरत हो तो एक छोटी मोटी दवा कोई साइकेट्रिस्ट लिख रहा है तो उसको जितने ड्यूरेशन तक कहा गया लेने में हर्ज नहीं है। कुछ हफ्तों से, कुछ महीने और कुछ लोगों को कुछ सालों तक भी लेना पड़ सकता है। दवाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे क्लोनाज़ेपाम है, बेंजोडाइज़ेपिन्स में, जैसे नींद भी अच्छी आती है, एंग्जाइटी कम होती है, एसिटाइलोप्राम है, सर्टेलिन है, सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर में। तो इस तरह की कई दवाएं, मैं दवाओं का नाम ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टोर में जब मेरा वीडियो सुना के दवा लेने लगे, आपको मिलेंगी भी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी। दवा सिर्फ आपको नाम बता दिए एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत सारी दवाएं आपकी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, उससे डरिए मत। लेकिन कोशिश कीजिए पहले कि बिना दवाओं के कंट्रोल हो सके। तो बिना दवाओं के इन उपायों से ज़रूर कंट्रोल हो सकता है, और कुछ सीवियर केसेस में दवाओं की ज़रूरत हो सकती है। तो दवाओं से भागिए मत, क्योंकि आप दवा से भागेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही रुइन हो रही है और होगी। ठीक है, आपको बड़ा अजीब होता है, लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अरे भाई, वैसे ही तो तुम मरे जा रहे हो चिंता से। ठीक है, वैसे ही तो आपको आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपका जॉब लॉस हो रहा है, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपके करियर में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गड़बड़ हो रही है, आपके बहुत सारे डिसीजंस गड़बड़ हो रहे हैं, लोग आपको देखकर बोलने लगें कि आप थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हो। और क्या चाहिए आपको? बिना दवा के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो तो रहे हैं ना खुद ही बीमारी से। तो दवा लीजिए, साइड इफेक्ट होने पर परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, डॉक्टर को बताइए, वो बंद करके दूसरी दवा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैसेज मेरा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लोगों को। पैनिक अटैक्स जो होते हैं और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अंत में ये बता दूं कि इनकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी होती है। प्रोग्नोसिस का अर्थ है कि किसी बीमारी में हमें ठीक होने की कितनी संभावना है, या हमारे कंट्रोल होने की कितनी संभावना है। नहीं तो जैसे कि कैंसर की प्रोग्नोसिस बहुत खराब मानी जाएगी मलेरिया की तुलना में। ठीक है, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो साइकेट्री के जितने भी बीमारियां हैं, मानसिक रोग, उनमें सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस साइकेट्री डिसऑर्डर्स की है। तो इसे इग्नोर मत कीजिए, खुद को पहचानिए, अपने दोस्त को पहचानिए। उसको ये मत बोलिए तू बहुत टेंशन में रहता है या बहुत सोचता है। देखिए कहीं उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी अपने फैमिली मेम्बर को, और उसको हेल्प आउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।